वो तरीका भी गांव की तरह ही था। एक दिन वो रसोई में सब्जी बना रही होती है, जिसके धसके से पूरा घर खास रहा होता है। तभी उसका पति अमित और सास कल्याणी वहाँ आते हैं। क्या कर रही हो रजनी? क्या बना रही हो? जो पूरे घर में सब खांस रहे। जी वो हम टमाटर की तीखी चटनी बना रहे थे। दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ में चावल की पूरी भी बनी है। ये तू क्या बोल रही है? हम कोई मजदूर हैं क्या जो चटनी खाएंगे? और ये चावल की पूरी कैसे बनती है? माँ जी आप ठहरे शहर के लोग, आपको क्या पता गांव के खाने के बारे में। हमने अपनी अम्मा को पहले ही कहकर चावल का आटा मंगवा लिया था। जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे ही चावल का भी आटा होता है। लेकिन उसकी पुड़िया कैसे बनती हैं? बनाती है माँ, बहुत अच्छा बनाती है। चावल की आटे की पूरियाँ और आलू गोभी की सब्जी, आए हाय मजा आ जाता है खाकर। अपनी गवार बीवी के साथ रह रहकर तू भी इसकी तरह हो गया है और तेरी पसंद भी। माँ ऐसा नहीं है, सच में बहुत अच्छा बनाती है। माँ एक बार खा के देखिए आप शहर का ना वो खाना भूल जाओगी, बोरिंग सा। तेरी बीवी है, तू ही खा, मुझे माफ कर। अगर इतना तेल मसाला खाऊंगी तो वक्त से पहले ही अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाऊंगी। माँ आप सीधे सीधे बोल दो, आपसे तीखा खाया ही नहीं जाएगा। यही समझ ले तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कल्याणी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अमित भी अपने कमरे में वापस चला जाता है। कल्याणी को ना ही अपनी गांव की बहू पसंद थी, ना ही उसके बनाए हुए पकवान। वो चाहे कितना भी अच्छा खाना बना ले, वो कुछ ना कुछ कमी निकालकर उसे गांव की होने के कारण नीचा दिखा दिया करती। एक दिन लंच के समय अमित अपने दोस्त हरीश के साथ घर आता है और रजनी को बोलता है, रजनी एक काम करो, मेरे दोस्त के लिए ना एक अच्छा सा पकवान बना दो ताकि वो खाए और खाने के बाद ना तुम्हारी तारीफ के गुण गाए। बस आप मेरी तारीफ करते हैं, बस इतना ही काफी है। मैं उनके लिए खाना भी जरूर बनाऊंगी। वो आपके दोस्त हैं, आपकी इज्जत मैं किसी के सामने कम थोड़ी ना होने दूंगी। ओके ओके, फिर जल्दी से बना दो अच्छा सा ताकि खा के मजा आ जाए। हाँ भाभी, कुछ ऐसा बना दो जो मैंने कभी खाया ना हो और खाते ही गाँव की याद आ जाए। कितना समय हो गया गाँव गई हुए, माँ के हाथों का खाना नहीं खाया बहुत दिनों से। जी ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी ख्वाहिशों को पूरी कर सकूं। रजनी इतना कहकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और अमित अपने दोस्त को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। दोनों आराम से बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद रजनी एक प्लेट में लिट्टी चोखा बनाकर लाती है और उनके सामने रख देती है, जिसे देखते ही हरीश बोलता है, भाभी आपने ये लिट्टी चोखा बनाया है ना? जी हाँ वही बनाया है। आपने ही तो बोला था कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे गांव की याद आ जाए, तो मैंने लिट्टी चोखा बना दिया। हाँ भाभी जी, आपने सही कहा। अब जल्दी से खाना दे दीजिए। खाने को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है। रजनी अपने पति और उसके दोस्त को खाने के लिए लिट्टी चोखा देती है। हरीश लिट्टी चोखा खाकर बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ भी करता है। तभी कल्याणी वहाँ आकर कहती है, बेटा ये तू क्या खा रहा है? आंटी जी ये लिट्टी चोखा है, बहुत मस्त होता है। एक बार खा के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, तुम लोग ही खाओ, ये चीजें मुझे नहीं पसंद है, ना मुझे इन्हें खाने में कोई इंटरेस्ट है। आंटी जी आपको तो खुश होना चाहिए, आपको ऐसी बहू मिली है जिसे सब बनाना आता है। सच में भाभी जी आपका लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बना है। गांव की याद आ गई मुझे। माँ जी आपको कुछ काम था? हाँ वो कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा बहुत तैयारी कर लेना और अच्छे से तैयार हो जाना। जी माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी और खाने में कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सब खाकर खुश होकर जाएंगे घर से। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे घर की सफाई और अपने आप को देखने को बोला था, खाना मैं खुद देख लूंगी। ये गांव के बने हुए पकवान कोई नहीं खाएगा। माँ जी बनाने दीजिए ना, मैं सच बोल रही हूँ।
लोगों को बहुत पसंद आएगा हमारा बनाया हुआ खाना। नहीं खाना, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। तुम बस टाइम से तैयार हो जाना और चाय पानी देख लेना बस। कल्याणी के बहुत मना करने के बाद भी रजनी मेहमानों के लिए खाने में दाल बाटी चूरमा बना देती है, जिसे देखते ही कल्याणी उसे बहुत सुनाती है। तुम अपना ये गांव का खाना अपने पास रखना, बाहर मेहमानों के सामने लेकर मत जाना। मेरी मानो फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है। कल्याणी के कहने पर भी रजनी अपने बनाए हुए खाने को नहीं फेंकती, बल्कि रसोई में छुपा कर रख देती है। दूसरी तरफ ऑनलाइन मंगवाया हुआ खाना समय पर ना पहुंचने पर कल्याणी परेशान हो रही थी। तभी रजनी फिर बोलती है, माँ जी मैं कह रही हूँ, आप हमारी बात मान लीजिए। अपने सभी मेहमानों को हमारा बनाया हुआ दाल बाटी चूरमा खिला दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा। पता नहीं राजेश को इस गवार में क्या दिखता है जो इस गवार को मेरी बहू बना लाया। एक काम ठीक से तो कर नहीं पाती, लगता है आज मेरी इज्जत मेहमानों के सामने निकाल कर ही रहेगी। माँ जी आप सुन रही हैं? मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। देख बहू, एक तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, ऊपर से ये तो फालतू बातें करके मेरा दिमाग और खराब मत कर। माँ जी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे घर में मेहमान बिना खाए चले जाएंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो फिर क्या करूं? अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तेरा बनाया हुआ ये गवारों वाला खाना उनको खिला दूं, ताकि वो लोग मेरा मजाक उड़ा सके। तू इन लोगों को देख, मैं एक बार बाहर डिलीवरी बॉय को कॉल करके आती हूँ। कल्याणी इतना कहकर घर से बाहर चली जाती है। तभी रजनी मेहमानों के लिए दोबारा जूस लेकर आती है और तभी एक औरत कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है? हर एक घंटे में जूस लेकर आ रही है। जूस के अलावा तुम सबके घर में कुछ और है भी या नहीं खाने को? है आंटी जी, वो तो मुझे माँ जी ने बोला कि सबको जूस पिला दे, इसलिए मैं सबके लिए जूस ले आई। बहू अब जूस से काम नहीं चलेगा। सुबह से हम बैठे हुए हैं, अब हमें बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। अगर खाने के लिए कुछ और है तो वो ले आओ, वरना अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं। उस औरत की बातों में हामी भरकर सभी बिना खाए जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी रजनी अपने मन में कहती है, अगर सभी मेहमान बिना खाए चले गए तो माँ जी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब जो मैंने खाना बनाया है मैं वही मेहमानों को खिला दूंगी। अब माँ जी को बाद में ही देख लेंगे। रजनी तुरंत अपने साथ कुछ नौकरों को लेकर रसोई में जाती है और उनकी मदद से अपना बनाया हुआ दाल बाटी चूरमा छत पर लगवा देती है और सभी मेहमानों को लेकर वहाँ जाती है। सभी मेहमान दाल बाटी चूरमा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वो औरत फिर से बोलती है, बहू तुमने दाल बाटी चूरमा बनाया है, वो भी खाने में? हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, आप लोग शहर के लोग हो, आप लोगों ने कहाँ ही गांव का खाना खाया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गांव का खाना खिलाया जाए, तो मैंने यही बना दिया। क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? बहुत पसंद आया बहू, देखकर तो दिल खुश हो गया सच में। फिर देर किस बात की आंटी जी, खाना शुरू करिए, भूख लगी थी ना आपको? हाँ बहू, भूख तो बहुत लगी है और दाल बाटी चूरमा देखकर तो भूख और बढ़ गई है। सभी मेहमान बड़े शौक से दाल बाटी चूरमा खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी घर के बाहर चक्कर लगाते हुए डिलीवरी बॉय का इंतजार कर रही थी। तभी सभी मेहमान मुस्कुराते हुए घर से बाहर आते हैं और कल्याणी उन्हें रोक कर कहती है, आप लोग ऐसे बिना खाए कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं अभी सबके लिए खाना लगवाती हूँ। कल्याणी जी, कौन कह रहा है कि हम भूखे पेट जा रहे हैं? हमने तो पेट भर कर खाया है, वो भी ऐसी चीज खाई है जो कि यहाँ मिलना मुश्किल है। ऐसी कौन सी चीज खाई आप लोगों ने? हमने दाल बाटी चूरमा खाया है, बहुत अच्छा बना था। गांव की याद आ गई, बहुत मजा आया खाकर। आपने यहाँ पार्टी भी रखी और खाने में बहुत अच्छी चीजें भी खिलाई। आपकी जैसी बहू तो सबको मिले। सभी मेहमान कल्याणी की तारीफ करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसकी गांव की बहू के पकवान के कारण सबके सामने उसकी इज्जत बच जाती है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो घर के अंदर जाकर अपनी बहू से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगकर उसके हाथों से बनाया हुआ दाल बाटी चूरमा खाती है। और उस दिन के बाद से उसकी गांव की बहू जो भी पकवान बनाती उसे वो बहुत प्यार से खाती और उसकी तारीफ भी करती। सना अपनी बुआ मोहिनी के साथ रहा करती थी, क्योंकि जब सना बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सना काफी गुणी थी, वो हर काम झटपट कर लिया करती थी, पर जितनी तेज वो काम करने में थी उससे कई ज्यादा वो बदसूरत थी।
और बस इसीलिए उसकी शादी किसी से नहीं हो रही थी। पर उसकी बुआ अपनी भतीजी सना से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही उसको कोई भी काम करने में देरी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक दिन सना की बुआ मोहिनी सना से कहती है, सना बेटा, वो दरअसल मुझे बाहर जाना है और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या तू मेरे लिए? हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए भी खाना बना देती हूँ। पर बुआ जी, आपको अचानक कहाँ जाना पड़ रहा है? वो क्या है ना बेटा, तेरे लिए एक दूर का रिश्ता आ रहा है, तो वो लोग एयरपोर्ट पर है, बस उन्हें ही लेने जा रही हूँ। बुआ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं जानती हूँ इस बार भी वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर देंगे? मेरी भतीजी इतनी खराब थोड़ी ना है। हाँ मानती हूँ तेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू खुद को ऐसा कहे। देख, वैसे भी वो लोग मुंबई शहर से आ रहे हैं, वहाँ कोई भी रंग रूप को जज नहीं करता। और तुझे पता है, जिस लड़के का रिश्ता आ रहा है वो कोई मामूली कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसके खुद का बिजनेस है। खैर, इन सबको छोड़ और तू सब कुछ तैयार रखना, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ। मोहिनी अपनी भतीजी से बात करके चली जाती है तो वहीं सना भी खाना बनाती है और फिर सफाई करती है। देखते ही देखते सना घर का सारा काम खत्म कर लेती है और नहा धोकर तैयार भी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मोहिनी लड़के वालों के साथ आ जाती है तो मोहिनी का चमकता हुआ घर देखकर लड़के की माँ सुनीता मोहिनी से बोलती है, मोहिनी बहन, तुम्हारा घर तो काफी चमक रहा है। सारी चीजें एकदम सही जगह पर परफेक्ट तरीके से रखी हुई हैं। आखिर इस घर की देखभाल भी तो मेरी भतीजी ही करती है। अब जिसके घर में इतना काम करने वाली होगी तो क्या ही होगा। खैर, पहले आप बैठिए, मैं अभी अपनी भतीजी को बुलाती हूँ। इस तरह मोहिनी सुनीता और सुनीता के बेटे रघु को बैठने की कहकर सना को बुला कर लाती है। सना अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर सभी के सामने आती है और उसको देखकर रघु का मुंह बन जाता है, क्योंकि रघु काफी स्मार्ट और हैंडसम था और उसको अपनी पत्नी अपनी ही तरह गोरी और सुंदर चाहिए थी। पर सना तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन सना को देखकर सुनीता उसको पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और इस रिश्ते को पक्का करके चली जाती है। पर रघु जब अपनी माँ के साथ घर आता है तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने क्या सोचकर उस काली से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया? रघु, तू ये क्या बोल रहा है? भले ही वो काली लड़की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसको कल्लो बुलाएगा। माँ, आपने सोचा भी है अगर कोई मुझे और उसको देखेगा तो क्या कहेगा? बस रघु, बहुत बोल दिया तूने। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? मैंने शादी फिक्स करवा दी है और अब तेरी शादी सना से ही होगी। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रघु चुप हो जाता है और गुस्से में वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ अब रघु और सना की शादी हो जाती है। शादी करके जब सना मुंबई आती है तो वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी रघु कमरे में आता है और सना के पास बैठकर वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, देखो सना, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, पर सच बताऊं तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैंने ये शादी अपनी माँ के कहने पर की है। वो दरअसल मुझे खुद के जैसे सुंदर और गोरी लड़की चाहिए थी, जो कि तुम नहीं हो। इसलिए तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। भले ही हमारी शादी दुनिया की नजरों में पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई है, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। इतना बोलकर रघु अपना तकिया उठाता है और अपने कमरे के सोफे पर सो जाता है। सना ना जाने क्या क्या सपने संजो कर आई थी, पर अब बेचारी पूरी तरह से टूट जाती है और वो किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप शादी होने के बाद भी कवारों वाली जिंदगी जीती है। समय गुजरता है और समय के साथ वो अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन जब वो किचन में काम कर रही थी तभी उसकी सास उससे कहती है, सना बहू, ओ सना बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। जी माँ जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुनीता अपनी बहू को चाय के लिए बोलती है और उसको अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसकी बहू उसके सामने चाय लाकर रख देती है। अपनी बहू की ऐसी रफ्तार देखकर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तुझे अभी तो बोला था कि चाय बनाने को, और तूने इतनी जल्दी चाय ला दी। भला तू इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है? कहीं तूने सुबह की चाय मुझे अब तो नहीं दे दी? नहीं माँ जी, मैंने आपको सुबह की चाय नहीं दी, बल्कि ये चाय तो मैंने अभी बनाई है। ये इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है? खैर, मुझे क्या। बहू देखना, उधर दीवार पर कितने जाले मकड़े हैं, जरा उसको भी साफ कर देती तो ज्यादा अच्छा होता। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं बहू, अभी रहने दे, अभी मत कर, अभी तू खाना बना दे।
माँ जी, मैंने खाना चढ़ा दिया है। जब तक खाना बनेगा तब तक मैं इसे साफ कर दूंगी। और वैसे भी जितनी देर में खाना बनेगा उतनी देर मैं बैठकर क्या ही करूंगी। इससे तो अच्छा है ना कि मैं सारे काम निपटा लूं। इतना बोलकर सना उन जालों को साफ करने लगती है और ये देखकर सुनीता अपनी बहू से फिर से बोलती है, बहू तो एक मामूली इंसान है और तेरे 2 ही हाथ है, तो ये 5 हाथों वाले काम बंद कर दे, थक जाएगी तू। माँ जी, सना कभी थकती नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी ये बहू अपने हाथों से ही सारे काम कर लेगी और थकेगी भी नहीं। वैसे भी मुझे 5 हाथों की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी रघु ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ भी थोड़ी देर बाद मेरे बॉस आएंगे डिनर के लिए। अगर मैंने उनको डिनर में खुश कर दिया ना तो सच में मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। रघु ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसके घर की बेल बजती है और अब जब सना अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर पर रघु के बॉस थे। जिसके बाद वो उसके बॉस को अंदर आने को कहती है कि तभी रघु अपनी पत्नी को बोलता है, सना, जाओ जाकर बॉस के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जी, मैं अभी लाती हूँ। वो जल्दी से जाती है और 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर ले आती है। उसके वहाँ आते ही रघु सना से बोलता है, सना, बॉस यहाँ डिनर के लिए आए हैं, जाओ जल्दी कुछ बना दो। जी रघु जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सना अब इधर उधर भागते हुए काम करने लगती है। उसको इस तरह काम करते हुए देखकर रघु का बॉस रघु से कहता है, रघु, तुम अपनी पत्नी से इतना काम क्यों करवा रहे हो? हाँ ठीक है, पत्नी घर को संभालती है, पर तुम अपनी पत्नी को नौकर नहीं समझ सकते। अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना सीखो। सर, मैं शुरू से आपके साथ रहता आया हूँ, जिस वजह से हमारा बॉन्ड अच्छा बन गया है। और आपको तो पता ही है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए थी, बस इसीलिए मैं। रघु, तुम जानते हो, जैसे अभी तुम हो ठीक वैसे ही मैं भी एक समय पर था। मैं भी अपनी पत्नी की कदर नहीं करता था, क्योंकि वो भी तुम्हारी पत्नी की तरह ही काली थी, जिस वजह से मुझे छोड़कर चली गई। और अब वो इतनी दूर जा चुकी है कि मैं चाहकर भी उसको वापस अपने पास नहीं ला सकता हूँ। पर जब वो मुझे छोड़कर गई ना, तब मुझे उसकी कीमत पता चली है। पर वो गई कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं है रघु। अपनी बॉस की बातें सुनकर कहीं न कहीं रघु को भी एहसास था कि वो भी अपनी पत्नी के साथ वही कर रहा है जो उसके बॉस ने अपनी पत्नी के साथ किया था। रघु को अपने किए पर पछतावा होता है और अपने बॉस के जाने के बाद वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उसकी पत्नी उसे माफ भी कर देती है। जिसके बाद वो अपने पति और सास के साथ खुशी से रहती है। पर वो अपनी स्पीड में कोई कमी नहीं रखती और उसकी ऐसी स्पीड देखकर सुनीता बोल पड़ती है, ये है मेरी 5 हाथों वाली बहू। सुहास एक पार्क में बैठा टेंशन में खुद से बातें कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड निधि वहाँ आती है और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, ये क्या खुद से ही बातें किए जा रहे हो? और ये बताओ, जब मैंने तुम्हें अपने बर्थडे का इनविटेशन मेल कर दिया था तो फिर तुम मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? ये क्या मिसबिहेवियर है? अरे यार, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं। और एक बात बताओ, अपने बॉयफ्रेंड को मेल पर इनविटेशन कौन भेजता है? मैं भेजती हूँ। और तुम्हें क्या? मैं तो सबको मेल भेजती हूँ। यही तो दिक्कत है यार, जब तुमसे मिलता हूँ ना, मुझे एक एचआर की वाइब आती है। कभी तो एक गर्लफ्रेंड की तरह रोमांटिक हो जाया करो। अरे अब एचआर हूँ तो वाइब चपरासी वाली तो नहीं आएगी। कैसी अनप्रोफेशनल बातें कर रहे हो तुम ना। आधे घंटे में मुझे सॉरी लेटर मेल करो, फिर रिप्लाई करती हूँ। ईमेल आईडी तो याद है ना? हाँ, निधि HR@gmail.com। तुम्हारे नंबर से जल्दी मुझे तुम्हारी मेल आईडी याद हुई थी और तुमने ऐसी याद कराई है ना कि अपनी मेल आईडी याद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मेल आईडी तो मैं मर कर भी भूल नहीं सकता। और सुनो, मेरी माँ को ना उनके घर में बहू चाहिए, ना कि HR बहू। इसलिए ना तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप नॉट एक्सेप्टेबल। तुमने कह दिया और हो गया ब्रेकअप? ऐसे थोड़ी होता है। अरे तो क्या ब्रेकअप के लिए भी कोई फॉर्म भरूं? नहीं, बल्कि ब्रेकअप का रीजन लेटर मुझे लिखकर मेल करो। निधि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर सुहास अपना सर पकड़ लेता है। निधि एक अच्छी कंपनी में HR के पोस्ट पर काम करती थी। वो अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड रहा करती थी कि उसके बर्ताव में भी ये साफ झलकता था। लेकिन इस बर्ताव के कारण ही उसके बॉयफ्रेंड से उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो भगवान के सामने हाथ जोड़े कहती है, हे भगवान, अब आप बस इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दो। बहुत कर ली इसने नौकरी, अब इसकी शादी की उम्र हो चली है। भगवान के सामने अर्जी क्यों लगा रही हो माँ?
हाँ तो क्या, भगवान को अपनी बातें मेल करके भेज दूं? क्या बात करती है? अरे एचआर तो बन गई, अब किसी अच्छे घर की बहू भी बन जा, बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। मैं तेरा इस्तीफा तेरे बॉस को मेल करवाती हूँ फिर। रूपाली अपनी बेटी के लिए सब जगह रिश्ते की तलाश जारी कर देती है। अब ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो रूपाली को तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए था। कुछ ही दिनों में निधि के लिए विवान नाम की लड़की का रिश्ता आता है और बातचीत होने के बाद रिश्ता तय भी हो जाता है। शादी की तारीख भी नजदीक आने लगती है, तो वही निधि अपनी जॉब को छोड़ देती है, लेकिन शायद उसकी जॉब उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक रोज जब निधि अपने संगीत के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी, तो उसकी माँ आकर कहती है, निधि बेटा, अब तक तूने हलवाई को फोन नहीं किया क्या? देख तो वो आया है। अरे ऐसे कैसे नहीं आया, मैंने तो उसे कल रात को ही खाने में क्या क्या बनेगा उसकी लिस्ट बनाकर मेल कर दी थी। उसके छोटे भाई को भी अटैच किया था। क्या तूने हलवाई को मेल किया था? अरे दैया, अरे वो कहाँ मेल वेल चलाते हैं? अरे माँ क्या बात कर रही हो, खाओ पकाओ #gmail.com करके उसकी ईमेल आईडी है, उस पर ही मैंने मेल किया था। ओहो, मेल आईडी भले ही हो, लेकिन वो अनपढ़ है। तुझे मैंने काम बोलकर ही गलती की। हट परे, आई बड़ी मेल करने वाली। रूपाली अपना सर पकड़े खुद ही हलवाई को फोन लगाती है और 2 दिन बाद शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न होती है और निधि बन जाती है बहू। ऐसी वैसी बहू नहीं बल्कि एचआर बहू। क्यों, आइए जानते हैं। एक रोज निधि फोन चला रही थी, तभी वैशाली उससे कहती है, बहू जरा विवान बिटवा को कह दियो आते हुए जरा पंडित जी को अपने साथ ले आए। घर में एक तो पूजा रखवानी है, तो उसी की बात करनी थी पंडित जी से। बिल्कुल सासू माँ, मैं उन्हें याद से कह दूंगी। ठीक है, वैसे ये फोन कम चलाया कर बहू। कम कैसे चलाऊं सासू माँ, मेरा तो सारा काम ही इसी से होता है। मुझे अपनी सहेली का जरूरी कॉल अटेंड करना है, तो मैं वो करके आती हूँ। अरे बहू, पर रसोई का काम? सासू माँ, मैंने उसे 3 दिन की डेडलाइन दी थी, उसका कॉल आने ही वाला होगा। ये लो आ गया, मैं बात कर लेती हूँ जरा। इतना कहकर निधि फोन पर बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वैशाली कहती है, ये का अंग्रेजी का शब्द बोलकर चली गई, सब सर के ऊपर से चला गया। खैर, हमें क्या मतलब। वैशाली अपनी एचआर बहू की बातें समझ नहीं पाती और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करती है। शाम को जब विवान घर लौटता है, तो वैशाली दरवाजे से बाहर झांकने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर विवान कहता है, अरे माँ, ऐसे क्या झांक रही हो? कोई आने वाला है क्या इस समय? ये बात तो हमको तुझसे पूछनी चाहिए। पंडित जी पीछे आ रहे हैं क्या? पंडित जी? कौन पंडित जी? अरे आपने मेरी मेल नहीं पढ़ी क्या विवान? मेल? अरे कैसी मेल? मैं तो अपनी मेल रोज चेक करता हूँ। ओहो, वो पुरानी नहीं, नई वाली मेल जो मैंने बनवाई थी उस दिन, patidev@gmail.com वाली। उसी पर मैंने तुम्हें पंडित को शाम को घर लाना है और क्यों लाना है उसका रीजन लेटर लिखकर मेल कर दिया था। यार ये घर है कि ऑफिस? और मैं तुम्हारा पति हूँ या एम्प्लॉय, जो तुम मुझे एचआर की तरह बात बात पे मेल करती रहती हो? अरे ये बात फोन करके भी तो कह सकती थी ना। अरे बात कहने से मतलब है विवान, फिर मेल में कहो या फोन करके, बात तो एक ही है ना। अब तुम तो ऐसी बात मत ही करो। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है और वैशाली अपने बेटे के सर पर एक मारते हुए कहती है, कारे, जब बहू बोल दी थी तो पंडित जी को काहे नहीं लाया? माँ, आपको ना कुछ नहीं पता। अरे उसने मुझे मेल किया था। अब इंसान के पास मैसेज पढ़ने का समय तो होता नहीं है, ऐसे में वो मेल कहाँ से पढ़े? पर बहू ये मेल ही क्यों करती है बेटा? क्योंकि तुम्हारी बहू पहले एचआर जो थी माँ। अब खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे। पहले मुंह हाथ धोकर आ नालायक। अरे हाँ, जाता हूँ। तभी विवान अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता है और अपनी एचआर बहू की मेल पर हर बात कहने वाली हरकत से विवान और निधि में हुई कभी कभी की कहासुनी को देखकर वैशाली को कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक रोज जब वैशाली हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी निधि कहती है, सासू माँ आप अभी तक यहीं बैठी हैं? हाँ तो क्या करे, कछु कहा था क्या? काम था से आपका क्या मतलब है? आप मार्केट से सब्जियाँ नहीं लाई अब तक? अरे जो तूने कहा ही नहीं तो हम क्या अपने मन से बाजार चले जाएंगे? कहा नहीं मतलब? सुबह ही तो आपको मेल किया था ना, साथ में सब्जियों की लिस्ट भी पीडीएफ में भेजी थी, आपने देखी नहीं क्या? का एक मिनट, तू हमको भी मेल भेजी रही, पर कैसे? कैसे मतलब क्या सासू माँ? उस दिन आपको बैठाकर खड़ूस सासू माँ @gmail.com से आईडी बना कर तो दी थी आपको, इसी पर मेल किया मैंने।
अरे हम काला अक्षर भैंस बराबर है, आईडी बनाकर का फायदा जब पढ़ना ही नहीं जानते। ये मेरी हेडेक नहीं है सासू माँ, आपको पहले बताना चाहिए था। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है। शाम को विवान के आने पर वैशाली उसे सारी बात बताती है, तो विवान भी अपना सर पकड़ लेता है। समय बीतता है। एक रोज जब घर के वाईफाई में कुछ दिक्कत आ जाती है, साथ ही निधि के फोन का नेट भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी ईमेल्स चेक नहीं कर पाती। शाम को जब उसकी सास और पति तैयार होकर कहीं बाहर जाने लगते हैं, तो वो कहती है, आप लोग ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? कैसी बात कर रही है बहू, बताया तो था तुझे। वो क्या कहती है तू? हाँ, मेल करके। तूने पढ़ा नहीं का? नहीं पढ़ा तो ये तुम्हारी गलती। खैर हम चलते हैं, हमें देर हो रही है ना माँ? हाँ बेटवा, अब एचआर बहू तो तैयार है नहीं, तो हम इसके बिना ही जाएंगे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और निधि को समझ आ जाता है